अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर और ये है क्लास 11 2025 का बैच, हाई अचीवर्स बैच। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 16 और आज जो पार्ट है वो लेक्चर नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो जो लोग पहले वाले लेक्चर ले चुके हैं उनको तो ये आसानी से बात समझ में आ जाएगी, और जिन्होंने नहीं लिए उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि हमारे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो कि क्वांटम नंबर से है वो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी और इम्पोर्टेंट सेंस आ जाए। ये जो हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरे दर्जे का नंबर है। यानी पहला एक सिटी को शो कर रहा था, उसका नाम क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उस सिटी में कुछ क्या थे? मोहल्ले थे, जिसे एसपीडीएफ का नाम दिया हमने। ठीक है, अब उन मोहल्लों में क्या होता है? घर। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं इट इज कॉल्ड अ हाउस। ये घर है उस इलेक्ट्रॉन का जिसके बारे में हम जांचना पढ़ना चाहते हैं, और वो घर जो है वो कितने हैं, कहां पर हैं, हर मोहल्ले में कितने हैं, ये बताने वाला है ये नंबर जो अब हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में चंद एक बातें तो पुरानी ही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल है एम। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये मैंने थोड़ा सा जरा मैक्सिमम वैल्यू लिख दी है। इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो सकती है कि इसकी वैल्यू हो सकती है 0। ठीक है, जो आपको दरमियान में दिख रहा है 0। इसकी वैल्यू हो सकती है 1 के साथ। अगर 1 के साथ हुई, ये हो गई -1 0 +1, टोटल हो गई 3, यानी 3 घर हो गए। इस तरह अगर हम इनको मजीद आगे की तरफ कर दें तो इसमें 2 भी शामिल कर लो, तो -2 -1 0 +1 +2 कितने हो गए? 5 घर हो गए ये। और बिल्कुल अगर आखिर में कर लो तो ये -3 से लेकर +3 तक होता है। अभी मैंने 4 आपको बताए हैं, 0 ओनली, -1 और +1 के साथ, -2 और +2 के साथ, और आखिर में -3 और +3 के साथ। यानी बिल तरतीब 0 एक घर, 3 घर, 5 घर और 7 घर। तो ये 7 घर किस तरतीब में है, किस मोहल्ले में है? पहले मोहल्ले एस में सिर्फ एक ही घर है, पी में 3 घर हैं, डी में 5 घर हैं और एफ में कुल 7 घर हैं। तो ये मैं थोड़ा सा समझा दूंगा अभी आपको, लेकिन अभी मैंने फिलहाल आपको वैल्यू बताई। अब आ जाओ डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस। यानी कि ओरिएंटेशन, ये आपका एमसीक्यू है। पहले हमने कहा था एजिमुथल में कि शेप बताता है। जैसे कि हमने नाम भी पढ़े शेप्स के, क्या क्या पढ़े? सफेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल या क्लोवर शेप, और फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो शेप बता रहा था कौन? एजिमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी शेप है या ऑर्बिटल है या कह लो आपका मोहल्ला है, उसमें जो घर है वो किस सिमत में है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस में कहां पर मौजूद है। तो मैंने आपसे कहा है शेप का अलग से टॉपिक होगा, वहां पे हम शेप बनाना भी सिखाएंगे आपको। और अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने शेप ड्रॉ की हुई है, लेकिन फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे। अच्छा जी, इसके बाद लिखता है नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल जो मैंने अभी अभी आपको कहानी सुनाई है, 1 3 5 और 7, ये किसके लिए बिल तरतीब? एसपीडीएफ के लिए। अगर आपको बात अभी समझ नहीं भी आ रही है तो टेंशन की बात नहीं, जैसे जैसे आगे जाएंगे इनको दोहराएंगे, अभी के अभी याद हो जाएंगी। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल जो पर मैंने लिखा है उसी को यहां पर डिफाइन करना है अब आपने। अब आप डिफाइन कर लोगे तो बात बनेगी क्या? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो एक बात सुनो, मैं समझाता हूं आपको। देखो आपने पहले कभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना? मैं जरा एक दफा इसको लिख के दिखाता हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे आएगी। देखो वो कैसे, जरा मैं इसे रफ सा बता रहा हूं। समझ लो कि ये आपके पास लिखा हुआ है 1s, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2s, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2p। 2p को जरा मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2px 2py और 2pz, क्योंकि p की 3 ओरिएंटेशन है, यानी p के अंदर 3 घर मौजूद हैं। तो अब आपने जरा यहां पे गौर करना है। वो गौर क्या किया आपने? गौर ये किया कि देखो 1s को मैंने बनाया है नीचे, और 2s को बनाया है उससे ऊपर, और इनको बनाया है सबसे ऊपर। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है?
मैंने इसलिए ऐसा बनाया है कि ये एक्चुअली एनर्जी को शो कर रहा है, एनर्जी लेवल्स को। तो किसी सबशेल की एनर्जी कम 1s, उससे ज्यादा 2s और उससे ज्यादा 2p। अब बात यहां पर यह है कि 2p तो है, लेकिन 2p को 3 हमने घर दिए हैं। p एक मोहल्ला है और 2px, 2py, 2pz उसमें 3 घर हैं। हमारी बुक आमतौर पर XYZ की तरफ अभी नहीं जाएगी, लेकिन समझने के लिए आसानी रहेगी ऐसे। तो बात यह है कि जो आपके पास 1, 2 और 3 घर हैं, इन तीनों घर को एक ही लेवल में बनाना इस बात की निशानी है कि इन तीनों की एनर्जी सेम है। मतलब ग्राफिकली अगर देखा जाए यहां से तो एनर्जी सेम है। अब आपको इस समझ में आई क्या कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनका नाम डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz, ये सेम एनर्जी पर होते हैं। तो दैट्स व्हाई सेम एनर्जी रखने वाले सब शेल जो होंगे वो, दोबारा देख लो, ऐसे ऑर्बिटल्स, हमारी बुक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल लिख देती है, ठीक है। लेकिन ये मैंने शुरू में बताया था आपको लेक्चर नंबर 1 में, इसके फर्स्ट पार्ट में, सी लेक्चर के, तो लिखता है ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सब शेल, यानी इनके जो शेल होंगे वो तो सेम होंगे। जैसे पी होगा तो पी ही आपने देखना है, लेकिन उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो भी सेम होगी। तो ये आपको सामने नजर आ रहा है 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। इन तीनों का नाम क्या है, इनका नाम ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा बोलो, कंसेप्चुअल बोलो तो फिर बोलोगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये है जी आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन। मजीद आगे चलते हैं और कुछ जब इन चीजों को जोड़ेंगे, जो पहले पढ़ लिया और नया पढ़ लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होने लगेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कुछ यूं है, डिड यू नो, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कहता है स्प्लिटिंग ऑफ स्मॉल, स्प्लिटिंग मतलब अलग करना, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया था। ऑफ स्मॉल फाइन लाइंस, यानी कि एक ट्रांजिशन हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, सपोज कीजिए एक शेल से दूसरे शेल में। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये जंप कर देता है, ठीक है। और जंप करके जब वापस आता है तो वापस आने पर क्या करेगा, एनर्जी खारिज कर देगा। अब इस एनर्जी को हम जब गौर से देखें, इस वेव को अगर हम गौर से देखें, तो ये वेव क्या कर देती है, मजीद स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और स्प्लिट होने के बाद बताती है कि इसमें कुछ और भी है। सपोज कीजिए कि अगर ये शो कर रहा था एक एल को, यानी मिसाल के तौर पर पी को, तो ये 3 लाइंस शो कर रही हैं कि पी के अंदर मजीद ओरिएंटेशन भी है, जैसे कि पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। तो इस तरह से कह रहा है कि स्प्लिटिंग अगर कर दी जाए, ये स्प्लिटिंग ऑफ स्मॉल फाइन लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कब होता है, यानी एक लाइन कब स्प्लिट करती है, वो कह रहा है तब जब आप उस लाइन को या उस आने वाली वेव को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड देयर आर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, 3 डायमेंशन तो पता है आपको, एक्स वाई जी। तो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन होती है इन स्पेस, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। तो एक लाइन का कई लाइन में, एक स्पेक्ट्रल लाइन का कई स्पेक्ट्रल लाइंस में तब्दील होना इस बात की निशानी है कि एक बड़ी जगह में कोई छोटी छोटी चीजें भी मौजूद हैं, एक मोहल्ले में कुछ घर भी मौजूद हैं। तो ये आपके पास था एक डिड यू नो का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। डिड यू नो के बाद वापस चलते हैं, क्या कहते हैं हमें, वाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज कॉल्ड सो, यानी मैग्नेटिक नंबर को या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं। तो अभी बता दिया, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती है, और वहीं से समझ में आता है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक नंबर या मजीद कोई ऐसी शय है जो हमें किसी एटम में एक्सप्रेस करनी है, बतानी है। तो देखो भाई, अब वो कहता है द डी, ये आपने याद कर लेना है, ये मैंने क्वेश्चन बना के आपको आंसर बता दिया है। द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी px को py से, py को pz से डिफरेंशिएट कर सकते हो, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में आप उस वेव को गुजारो, ठीक है। सो दिस क्वांटम नंबर इज नेम्ड एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहते हैं। और द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, फिर एक फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूला में आप पढ़ोगे द एम, यानी कितना एम होंगे
तो वो पता चलेगा 12+1 के जरिए से। ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कैसे इसका इतलाक करना है। तो ये आपने एहतियात से समझा। अब आपको मैं फिर बताता हूँ, मैं एक दफ़ा आपको, ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्प्लिटिंग को देखकर। जो बच्चे अभी पहला लेक्चर नहीं देख पाए थे तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे गो थ्रू करता हूँ। देखो, ये आपके पास शेल है। अब समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जंप कर कर जाता है लोअर ऑर्बिटल में या लोअर शेल में। उससे क्या होगा, वो एनर्जी खारिज करेगा। ये एनर्जी जो है वो शो करेगी कि दो, देखो ये आपने पढ़ा था बचपन में, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी आप बता सकते हो दो ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी का गैप, और ये एनर्जी का गैप समझा सकता है कि ये गैप पहले और दूसरे शेल के दरमियान है, तीसरे और दूसरे के दरमियान है, या चौथे और तीसरे के दरमियान है। एनी हाउ, ये हो गया शेल का मामला। आप इसको मान लो कि ये बताएगा एन नंबर। एन नंबर मतलब कौन सा शेल है। फिर उसके बाद जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करने के बाद मैं ऐसा समझ लेता हूं, एक दफा इसको हम ले लेते हैं कि ये दूसरा शेल है, ऐसे समझ लो। अब दूसरे शेल की इस वाली लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रल वेव बोल सकते हैं, इसको एनर्जी बोल सकते हैं। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये 1 से 2 में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, मैं फिलहाल इसको ऐसे एनर्जी की शक्ल में दिखाने के आपको लाइन की शक्ल में दिखा देता हूं, क्योंकि बुक अक्सर औकात लाइन की शक्ल या लाइन की नाम से ही इसको शो करती है। तो देखो मैं कहता हूं कि ये लाइन तब्दील हो गई 2 लाइंस के अंदर। ठीक है, अब ये 2 लाइन में क्यों हुई? क्योंकि एन के अंदर 2 एल है। एल से मुराद इसके अंदर ए क्या होगा, एस होगा, और ए क्या होगा, पी होगा। तो एक लाइन समझ लो एस के लिए है और एक लाइन पी के लिए है। अब इसको दोबारा हमने मजीद स्प्लिट करना है मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने एक अजीब बात देखी, हमने देखा कि एस मजीद जो है वो एक लाइन में रहा इस वाले लेवल पर, लेकिन पी 3 लाइंस में तब्दील हो गया। वो सर एस 1 में क्यों रहा और पी 3 में क्यों रहा? इसकी रीजन आप ये समझो कि जो पी है ना वो एक्चुअली पी एक्स, पी वाई और पी जी 3 डीजेनेरेट ऑर्बिटल रखता है, जबकि एस के अंदर सिर्फ एक ही डीजेनेरेट ऑर्बिटल है जिसको आप एस एक्स वाई जी मतलब बोल सकते हो एस एक्स वाई एंड जी, क्योंकि मैं अभी समझा कर आया हूं कि एस जो है स्फेरिकल शेप जो है वो एक्स वाई जी एक्सिस में एक साथ मौजूद होती है। तो किताब इसको एक्स वाई जी से नहीं लिखती, किताब ने हमारे काफी हद तक एक्स वाई जी यहाँ लिखा ही नहीं है, बट ये आपको बताया जरूर जाएगा कि डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप एस के साथ से ये हटा दो, क्या हटा दो, एक्स वाई जी। तो आप समझो कि एस के अंदर एक ही ओरिएंटेशन है, यानी एक वाहिद ओरिएंटेशन है, इसलिए ये आपको एक लाइन मिली, जबकि आपको पी के अंदर 3 लाइंस मिली। अब अगर हम कहें सर आपने समझा दिया, क्या समझा दिया? आपने बता दिया कि एन कैसे निकालना है, आपने बता दिया सर एल कैसे बताना है, और ये जो आपने पी एक्स पी वाई सी बताया है, ये क्या बताया है? ये मैंने बताया है आपको एक्स पी वाई पी जी अभी बता कर आया हूं। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे काम करेंगे, ये कैसे निकालने हैं, ये बताते हैं। पर ये समझ में आया कि 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। किसके मामले में? पी में। डी में कितने होते हैं? 5, और एफ में कितने होते हैं? 7। ठीक है, ये फिलहाल मैं समझाऊंगा अभी आपको। और अब एम तो समझ में आ गया। क्या अगर इन लाइंस को फर्दर स्प्लिट करना चाहें तो फर्दर भी स्प्लिट कर सकते हैं? यस। तो अगर इनको देखेंगे तो ये आपके पास एस 2 लाइन में तब्दील हो जाएगा, पी एक्स भी 2 में तब्दील हो जाएगा, पी वाई भी 2 में तब्दील हो जाएगा, और पी जी भी 2 में। ये क्या सब 2 में? इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाते हुए। अभी फिलहाल इतना बता रहा हूं कि इसका मतलब ये है, एक लाइन का मतलब है प्लस हाफ और एक का मतलब है माइनस हाफ, यानी हर लाइन में से एक लाइन प्लस हाफ और दूसरी माइनस हाफ है। प्लस हाफ का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का नाम है, यानी हम घर तक तो पहुंच गए। पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पहले हमने पढ़ा शहर, फिर हमने पढ़ा मोहल्ला, फिर हमने क्या पढ़ा? घर। अब घर में क्या? घर में 2-2 लोग रहते हैं, बस एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और एक इलेक्ट्रॉन का नाम होगा प्लस हाफ और एक का नाम होगा माइनस हाफ। ठीक है, ये इसके नंबर की शक्ल में बताया। अगर आप उसको कहो कि यार नाम और नंबर में फर्क होता है, तो नाम आप कह लो क्लॉकवाइज, नंबर कह लो उसका प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हाफ। तो इस तरीके से ये नाम हमें मिलेंगे। अब आपको समझ में आया कि देखो हम एटम के अंदर नहीं घुसे, हमने एटम को खोलकर नहीं देखा,
हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं देखी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस की वजह से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम को या उस स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद जो लाइंस हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, को समझकर एटम के अंदर सब कुछ समझ पाए हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे और मैं आपको समझाता हूं वो फार्मूला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालने हैं। या यूं सोचो कि एक मोहल्ले में घर कितने हैं ये पता कैसे चलेगा। तो देखो भाई कैसे पता चलेगा। 2l+1। अब आप सपोज करो कि हम बात करना चाहते हैं, सपोज करो P के लिए, कि P एक क्या है, मोहल्ला है, इसमें कितने घर हैं। तो आप ये देखो कि P की L वैल्यू क्या है। तो P की L वैल्यू होती है 1, S के लिए 0, P के लिए 1। तो अब क्या करोगे, अब आप यहां फार्मूला लगाओगे M यानी कि कितने घर हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, और 2 into मल्टीप्लाई करना है L से। तो L क्या है जी, इसके लिए 1, और फिर उसके बाद आपने +1 करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 और +1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपने जवाब निकाला और ये है जी 3 का मतलब क्या है बता कर आया था। अब दोबारा सुनो, समझ में आएगी। 0 सबसे पहले 0 बोला करो, फिर उसके बाद -1 माइनस, या 0 नहीं बोलते, ये क्यों मैं कह रहा हूं 0, क्योंकि अक्सर बुक्स ऐसे लिखती हैं 0 प्लस -1, यानी +1 भी शामिल है और इसमें -1 भी। लेकिन अगर आप तरतीब से करना चाहो तरतीब से कर लो, यानी आप यूं भी लिख सकते हो -1 0 और +1। तो ये कितने घर हुए हमारे पास। घर को अक्सर औकात हम गोल भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी बुक जगह जगह पर इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में दिखा रही है। तो इन स्क्वायर शेप को दिखाया जा सकता है, ठीक है। और इनका नाम भी है, जो नाम मैं भी बोला था दोबारा बोलता हूं। एक का नाम PX, एक का नाम PY और एक का नाम PZ। तो ये आपके पास इन घरों के नाम और नंबर आ गए हैं। यानी ये वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं +1, -1 और 0, जो 3 घरों के अलग अलग नंबर हैं। यानी अब आप यूं समझ लो कि M जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो तब फाइंड आउट किया है जब हमने L की वैल्यू 1, यानी हमने इसको P कंसीडर किया, और तब जाके हमें कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मिले, वो मिले 3। ठीक है, 3 घर मिले। अच्छा, अब इसी चीज को हम एक काम करते हैं, इसको हम D के लिए करते हैं। सबसे पहले लिखो M इंटू, अब 2L लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय L। तो D की जो L वैल्यू है वो क्या है जी, वो है 2। तो आप यहां लिखो 2 और फिर उसके बाद +1, 2 टू द 4 +1 इज इक्वल टू 5। तो आप ये देख रहे हो कि M की वैल्यू 5। अब 5 तो टोटल घर हैं, इन घरों के नाम क्या हैं। इन घरों के नाम अगर D के लिए बोले जाएं तो कुछ यूं हैं। अभी फिलहाल हमारी बुक इसे लिख ही नहीं रही, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि जैसे PX, PY, PZ बताया था मैंने आपको 3 नाम, इस तरह D में 5 नाम होंगे, क्योंकि 5 घर है ना, हर घर का अपना नाम होना चाहिए। तो एक घर का नाम कुछ यूं ऐसे समझ लो। देखो इसका नाम रखोगे DXY, DYZ, DZX, फिर उसके बाद DX² Y², और लास्ट के अंदर आएगा आपके पास DZ²। अगर इनको हम कुछ यूं कर दें कि ये हमारे पास पहला घर, ये हमारे पास दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपके पास पांचवा। तो 5 घर इस तरह से किताब वाला लिख कर दे देगा आपको। और इन घरों के अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे मजीद आपको एक और स्टेप आगे लेके चलता रहा हूं, वो ये कि इन घरों में जब इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो मैंने कहा एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब आप रखोगे तो ऐसे करके रखोगे, यानी कि एरो ऊपर की तरफ लगाओगे। और अगर आपको एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हो, ये रूल के तहत है, रूल्स का भी अलग टॉपिक होगा, वहां पे सीखेंगे। तो जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल आपको सेम एनर्जी के दिख रहे हो, तो आप इन सब में सेम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ फिल करोगे पांचों में। ठीक है, फिलहाल मैं सारे नहीं कर रहा हूं, एक आपको बस एक देता हूं, टाइम बचा रहे हैं। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो आपको ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल करना होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं, यानी घर में इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। तो ये था घर निकालने का तरीका, यानी M निकालने का तरीका। अब आपने क्या करना है, यानी मैं थोड़ा वैसे समझा रहा हूं कि S के अंदर सिर्फ एक ही क्या है, घर है, और उसकी एक ही वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड 0। इसी तरीके से P की वैल्यू है 3, यानी कि -1 0 +1। इसके D की वैल्यू है इस तरह से 5, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाएगी निकाल कर। और लास्ट में F की वैल्यू है ये +3 +2
+1, 0, -1, -2, -3 तक हो सकती है। तो ये है तरीका। f की वैल्यू आप खुद निकालिएगा और देखिएगा कि आपको निकालनी आ जाती है। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं आगे। अब जो आगे आ रहा है वो बिल्कुल वही है जो हमने अभी क्या किया है, टेबल में देखा है। टेबल में दिखाया जाता है और टेबल की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने इबारत में लिखनी है। जितना आप उसे लिख सकोगे, जाहिर सी बात है, वो आपको एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपकी पेपर की वैल्यू बनेगी उसके अंदर लिखा हुआ। क्योंकि देखो, टेबल बना दोगे अकेली बात, तो वो टेबल तो बना हुआ है, लेकिन टेबल में लिखा क्या है वो तो आपको लिखना ही करके या लिख कर ही बताना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखता है, द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड देयर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर गिवन एज। देखो कैसे, अगर L की वैल्यू 0, मतलब S की बात हो रही है, तो उसमें कितने घर हैं, ऑर्बिटल कितने हैं। अब इस ऑर्बिटल की जगह अगर आप डीजेनरेट ऑर्बिटल का वर्ड इस्तेमाल करो तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है जिसका नंबर है 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप L की वैल्यू क्या लोगे, 1, यानी P की बात करोगे, तो इसका मतलब है P में 3 घर होते हैं और D में 5 घर होते हैं और F में 7 घर होते हैं। ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है, लेकिन याद करके देखो बेटा, इसको आप एक पूरे पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है, आपको तरतीब से लिख कर दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जिस तरह से आपको ईजी रहे उस तरह ही लिखो, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स भी अटेन कर सको। ये आपका कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है जी। तो अब आपने एक बात नोट कर ली, वो नोट क्या की, देखो मैं समझाता हूं, ये बड़ी कीमती बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक शेल के बारे में बात कर रहा हूं, वो शेल है, सपोज कीजिए दूसरा, ये दूसरा शेल है। इस शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 होगी। चूंकि दूसरे शेल के लिए 2, तीसरे शेल के लिए 3, 1, 2, 3, 4, 4 होती हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, n हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस n के अंदर यानी 2 अगर है तो कितने सबशेल हैं, तो आप कहेंगे सर सबशेल की तादाद भी 2 ही होनी चाहिए, यानी कि 0 और 1, और अगर इसके नाम लिख दो तो वो क्या होंगे, S और P। ओके हो गई बात। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसके साथ इन शेल के ये नाम काफी हैं, क्या इसके साथ कुछ और लिखना पड़ेगा, हाँ कहेंगे सर आपने कहा था शेल के नाम साथ लिखा करें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये दूसरा शेल है तो आपको लिखना चाहिए 2s और यहां लिखना चाहिए 2p, तो 2s और 2p। ओके हो गई बात, समझ आ गई। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर ऐसा है कि p के अंदर ये पहली वैल्यू मैंने कौन सी बताई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरी जो वैल्यू मैंने बताई है 0 और 1, ये क्या है, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद अगर मैं कहूं एम वैल्यू बताओ, सर एम वैल्यू बता सकते हैं, 2p की एम वैल्यू बताओ। देखो वैल्यू तो वही है 0, ठीक है, ऊपर जो लिख देते हैं +1 और -1, ऐसे करके लिखो या यूं करके लिखो। कैसे, क्योंकि 2p है ना, तो 2px, 2py और 2pz। अगर मैं आपसे कहूं कि 2px, 2py, 2pz की क्या n वैल्यू सेम है, आप कहेंगे सर हाँ सेम है, वो कैसे, देखो सबकी 2 है, सबकी 2 है n वैल्यू। अब मैं आपसे कहता हूं क्या इनकी l वैल्यू भी सेम है, कहेंगे सर सेम है, वो कैसे, देखो p के लिए l वैल्यू होती है 1, ये लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो इन सब की भी क्या होगी, p की वैल्यू 1, क्योंकि यहां भी p है, इधर भी p है और इधर भी p है। तो इसका मतलब अब आपको 2 लफ्ज सिखाए गए, यानी अगर मैं कहूं कि सेम n वैल्यू है, कहेंगे ओके जी सेम n वैल्यू है, किसके लिए, सबके लिए, यानी s के लिए भी और p के लिए भी। और s और p क्या है, सब शेल है, s और p क्या है, सब शेल है। तो सब शेल के लिए सेम हो गई है जी n वैल्यू। अब मैं आपसे कहता हूं कि p के हिसाब से बताओ क्या इनकी l वैल्यू कैसी है, क्योंकि सर वो भी सेम है, वो किस तरीके से, इनकी l वैल्यू है 1, l वैल्यू क्या है 1, क्योंकि p के लिए तो l वैल्यू 1 होती है और n के लिए ये है इस वक्त 2, जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, यानी कि p सब शेल की बात हो रही है और वो भी दूसरे शेल में। तो p सब शेल की सेम है n वैल्यू और सेम है l वैल्यू, ये नहीं कहा इक्वल वैल्यू, इक्वल नहीं कहना, दोनों का सेम का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि n और l एक जैसे हैं, नो, n को अलग सोचना है, l को अलग सोचना है। अगर आपने ये सारा कुछ किसके लिए जिक्र कर लिया है, p के लिए,
तो p सब शेल में सेम n है और सेम l है। कुछ याद आ रहा है? ये मैंने क्या कहा था आपको? वापस चलते हैं ऊपर और सब शेल की डेफिनेशन करते हैं। ये आ गई जी वो वाली वैल्यू। द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, आपको सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि आप बेशक कह लो s या p के बारे में बात करो, दोनों को, कि किसी में s होगा अकेला, किसी में sp होंगे, किसी में spd होंगे और किसी में spdf सब शेल्स होंगे। तो वो कहता है कि ये एक सेट है, इस सेट के अंदर सेम n वैल्यू होगी और इसके अंदर सेम एल वैल्यू होगी। सेम का मतलब मैंने आपको समझाया है, क्योंकि अगर आपने सेम का मतलब इक्वल लिया तो फिर आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा। यानी अगर मैं कहूं कि 2p में n और l की वैल्यू बताओ, तो कहेंगे सर 2 शो कर रहा है n को और p की वैल्यू जो l वैल्यू होती है वो होती है 1। यानी n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1। तो ये सेम का मतलब इक्वल नहीं, बल्कि अपने अपने तरीके से आपने बताना है कि वो n क्या है उसका और l क्या है। ठीक है जी, तो वो मैंने आपको भी नीचे समझाया। वापस चलते हैं नीचे और देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर भी। ठीक है, यानी हम अब पहुंच गए हैं घर तक। यानी कि पहले हम पहुंचे थे शहर, शहर से हम गए मोहल्ले में और मोहल्ले से घर में। अब जो घर से आगे चलोगे तो फिर हम उसके मकीन की तरफ चलेंगे, मकान के मकीन की तरफ चलोगे जो उसके अंदर रहते हैं। और हमारे एटम में जो घर हैं, उन घरों में जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले वही पुरानी बात, यानी कि सिंबल। हमने पढ़ा था कि स्पिन क्वांटम नंबर की सिंबल s है। अगर आपने को नहीं पता तो याद कर लो, लेकिन इससे पहली वाली तो जरूर याद होंगी, जिनमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए n, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए m सिंबल होती है। इसकी वैल्यूज बहुत आसान सी हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसका भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था लास्ट टाइम, लेकिन अब थोड़ा सा मजीद आगे चलेंगे। और यहां पर बात आती है कि इस स्पिन क्वांटम नंबर का फायदा क्या है। तो वो बात यह है कि ये हमें स्पिन बताता है, डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है। इस तरह हमने सारे क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। यानी जो हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें साइज के बारे में बताता है, शेप के बारे में थोड़ा सा समझा देता है, लेकिन असल शेप के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिटल की शेप के बारे में। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशंस के बारे में। और आज हम पढ़ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन घूम सकता है क्लॉकवाइज और कोई घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, इनको आप देखें। फिलहाल अब चलते हैं थोड़ी बुक की तरफ। बुक क्या कहती है? बुक डिस्क्राइब्स द स्पिन डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्पिन के बारे में बताने वाला है कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद आता है एन इलेक्ट्रॉन स्पिन लाइक द अर्थ, जैसे जमीन घूमती है अपने एक्सिस पर भी और इसके साथ साथ सूरज के गिर्द भी। इस तरीके से सूरज जो है वो दरमियान में और इलेक्ट्रॉन यानी कि जमीन वो इर्द गिर्द खुद भी घूम रहा है, और यानी अपने एक्सिस के गिर्द, और जो दरमियान में मौजूद न्यूक्लियस है या हमारी जमीन के एतबार से सूरज है उसके गिर्द भी घूम रहा है। फिर वो लिखता है जब ये घूमता है अपने एक्सिस पर तो क्या होगा? कहता है जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक मैग्नेट होता है उसका एक फील्ड होता है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इट इज द मोशन दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी ये एक मैग्नेट बन गया है। लेकिन इतना आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, नॉर्थ टू साउथ आप कुछ बनाते थे ऐसे करके, बिल्कुल उसी तरह की फील्ड दोनों इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द बन जाती है। लेकिन चूंकि ये फील्ड स्पिन के उलट होने की वजह से एक दूसरे से मुतजाद रहती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी मुखालिफ सिम में घूम रहा है, तो जब ऐसा होगा तो आपको ये बात समझाना आसान रहेगी कि दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब कैसे रह सकते हैं। तो आप इसका जवाब ये देंगे कि वो स्पिन होने की वजह से उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का थोड़ा करीब रहना, एक घर में रहना आसान हो सकता है। ठीक है जी, तो ये फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर बताना अहम था। बाकी चलो आगे। अब वो क्या कहता है? कहता है कि 2 पॉसिबल स्पिन हो सकती है।
ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो से। जो अपवर्ड एरो है वो क्लॉकवाइज को शो करता है और इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है यहां से लिखा हुआ है s इज इक्वल टू प्लस हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका एरो डाउनवर्ड होता है और ये आपके पास क्या है माइनस हाफ। तो अपवर्ड क्लॉकवाइज के लिए और डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन का घर, px py pz जो मैं बार बार समझाता आया हूं। तो वो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब अगर रहेंगे एक घर में तो ऑपोजिट स्पिन से ही, जैसे इसने बताया ऑपोजिट स्पिन से ही, यहां बताया ऑपोजिट स्पिन से ही रह सकते हैं। तो फिर चलते हैं मजीद आगे। इसके बाद वो लिखता है टू कंप्लीटली डिस्क्राइब ऑर्बिटल वी नीड। कहते हैं अगर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बात करनी हो, यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ में कहूँ शेल के बारे में बात करनी हो, सब शेल के बारे में बात करनी हो, तो फिर वो कहता है कि हमें 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, जिनका नाम एन एल एम यानी कि प्रिंसिपल, एजिमुथल या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 3। जबकि डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को शो करना हो, हमें इलेक्ट्रॉन दिखाने हो अपने घरों में या आप कह लो ऑर्बिटल्स के अंदर, तो फिर हमें चौथा क्वांटम नंबर जरूरत पड़ता है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। हमारी बुक में कुछ ऐसा लिखा है इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता आया हूं कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या बता रहा है और उसका क्या फायदा है। अब आते हैं यहाँ पे एक छोटा सी बात लिखी है, वो क्या है, कहता है डिड यू नो इन द nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी अगर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 हमने पढ़े, तो देयर आर n सबशेल कंसिस्टिंग ऑफ n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। तो उसमें ऑर्बिटल की तादाद n स्क्वायर के एतबार से होगी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ n इनटू n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो आपके पास बात लिखी है ये आपको है समझ में नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, और आपका नॉलेज अगर पुराना यानी पिछले जो पार्ट्स हैं 1 और 2 का है तो फिर आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे। शायद आप खुद भी कर पाओ, लेकिन बहरहाल मैं आपकी हेल्प करता हूं। अब वो कहता है nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप nth का एक एग्जांपल ले लो। सपोज करो हम बात कर रहे हैं दूसरे शेल की, यानी हम बात कर रहे हैं L की। तो L में n नंबर क्या होता है 2, तो n नंबर हुआ जी 2। तो कहता है देर आर n सब शेल, वहां पे n सब शेल होंगे। अब बताओ दूसरे शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक होता है S और एक होता है P, जिसको एजिमुथल क्वांटम नंबर बिल तरतीब 0 और 1 होता है। तो टोटल मिलाकर कितने हुए 0 और 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 2 है तो टोटल L की वैल्यू भी कितनी होगी 2 होगी। ये नहीं कह रहे कि P की वैल्यू क्या होगी, ये कह रहे 0 और 1 को मिलाकर L बनेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जो सब शेल है वो अभी 2 होंगे। फिर वो लिखता है कंसिस्टिंग ऑफ n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। अब n स्क्वायर ऑर्बिटल देखो वो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप n स्क्वायर ले लो, तो अब मेरे लिए n क्या है, वही n तो 2 ही रहना है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये बन जाएगा 4। अब कहोगे सर ये 4 क्या है, तो 4 में आपको वो बता रहा है कि ये हैं जी ऑर्बिटल्स। तो आप यूं तसव्वुर करो, आपसे मैं पूछूं कि s अगर सब शेल है तो इस सब शेल में कितने घर हैं, कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अभी हम पढ़कर आए हैं लास्ट लेक्चर में, तो वो हम कहेंगे सिर्फ एक जिसका नाम 0 है। और P के अंदर अगर मैं पूछूं तो कितने हैं, तो कहेंगे सर 3, जिसमें एक का नाम -1 है, एक का नाम 0 है और एक का नाम +1 है। तो ये आपके पास टोटल मिलाकर कितने हुए 4। तो यही तो आपको कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसमें n के अंदर कितने हैं 4 है। ठीक है, ये 4 तो उसने नहीं बताया लेकिन n स्क्वायर बताया, तो हमने n स्क्वायर को जस्टिफाई कर लिया। तो ये आपके पास 2-3 अहम बातें थी, यानी कि वो कहता है कि अगर nth क्या हो शेल हो तो उसके अंदर सब शेल क्या होंगे उतनी ही मिकदार में होंगे, और उनके अंदर जो टोटल ऑर्बिटल्स होंगे उनको आप n स्क्वायर के फार्मूला से निकाल सकते हो। अब आखिरी बात भी रहती है, वो क्या कहता है, वो कहता है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2n स्क्वायर से तरफ फार्मूला लगाकर हम n की तादाद निकालते हैं। तो जवाब निकालो भाई, 2 n की वैल्यू वही रखनी है जो आपने शुरू से रखी है, 1 रखी है तो 1 रखना, 2 रखी है तो 2, जैसे हमने 2 रखी हुई है तो आप यहाँ पे 2 रखो, स्क्वायर n स्क्वायर
4 हो गया, मतलब 2 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हुई? 8। क्योंकि सर 8 कैसे होती है? क्या बताया था आपको मैंने? हर घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, विद ऑपोजिट स्पिन्स। तो अब एक काम करो, आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो 4 ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों ऑर्बिटल को अगर मैक्सिमम फिल कर दो तो हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 8। तो ये आपके पास लास्ट कहानी थी। क्या? n, फिर उसके बाद n और l की मिकदार सेम, जैसे मैं दोबारा बताता हूं, n, फिर n और l की मिकदार सेम, n स्क्वायर के जरिए से नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना और 2n स्क्वायर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल व्हिच हैज द nth वैल्यू, यानी कि जैसे हमारी एग्जांपल में वो 2 है। तो इस तरीके से आपने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। ये इलेक्ट्रॉन टोटल एक शेल में है, ना कि एक सब शेल में है, ठीक है। एक सब शेल में तो 6 आएंगे, पी में आपको सर, आप कहेंगे सर पी में तो 6 आते थे। हाँ भाई, पी में 6 ही आते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एस के अंदर 2 आते हैं। तो एस के अंदर 2 और पी के अंदर 6 मिलाकर कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो 8 निकाले हैं वो हमने ऐसे निकाले हैं। समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने मालूमात बतानी है या देनी है। कहता है कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, जो आपको हासिल हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ n। यानी अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो तो आप उससे क्या फायदा उठा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बता सकते हो। तो ये आपको मैंने लिख दिया। टेल्स द मेन एनर्जी लेवल, ये बता सकता है, n बता सकता है वो किस शेल में है। अगर n की वैल्यू 2 है तो शेल भी 2 होगा, यानी सेकंड शेल होगा। इट गिव्स द साइज एंड एनर्जी, जितना n छोटा होगा उतनी शेल की एनर्जी कम, और जितना n बड़ा होगा एनर्जी ज्यादा होगी। और इसी तरह से साइज छोटा होगा अगर n की वैल्यू कम और n की वैल्यू ज्यादा तो साइज बड़ा होगा। लार्जर n मीन्स लार्जर ऑर्बिटल एंड हायर एनर्जी, वही बात आ गई कि शेल बड़े हो जाएंगे। तो मैंने इसको अपने अल्फाजों में लिखा है, आप 2 कर लो 3 कर लो, आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन और किया है उसने, एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हो तो वो क्या बताता है। तो वो बता सकता है शेप के बारे में, वो बता सकता है एसपीडीएफ सबशेल के बारे में, वो बता सकता है कि एल की वैल्यू क्या होगी, एस के लिए 0, फिर पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। फिर उसके बाद वो कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता सकता है, डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन, ये बता सकता है एक्स वाई जी में क्या ऑर्बिटल किस तरह से होगा, मतलब कौन सा ऑर्बिटल एक्स में होगा, वाई में, जी में या तीनों में होगा, वगैरह वगैरह। टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे, जैसे पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में कितने हैं? 7 है। फिर देखो ये सिंपल सी बात है, एस के अंदर अगर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही घर है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 3 घर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह डी में 5 घर हैं, या आप कह लो डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, तो हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन डी में 10 आ सकते हैं। घर 5 हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हैं। बिल्कुल इसी तरह से एफ में घर, या आप कह लो कि डी जनरेट ऑर्बिटल कितने? 7 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? डबल, यानी 14। अच्छा जी, इसके बाद चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो वो क्या बता सकता है, ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और एल की वैल्यू बता सकता है कि पी के अंदर वो 3 है, +1 0 -1, डी में वो 5 है, +2 +2 +1 0 -1 -2। अब बताता है कि स्पिन के बारे में मैं कुछ बताओ कि स्पिन क्या कहता है। तो स्पिन इंडिकेट कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बताई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया है, कहते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको चंद एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से चंद बातें बताओ, या जो पूछिए वो बताओ। तो लिखता है इफ n 2 हो, ये पहला पैरा देखो, इफ n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, हाउ मेनी ओरिएंटेशन इन स्पेस आर पॉसिबल, कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, इंशाल्लाह उम्मीद है आते होगा, अगर आपने सारा सही तरह पढ़ा है, याद कर लिया है। देखो अगर l 1 है तो इसका मतलब है वो p के बारे में बहस कर रहा है। तो p सब शेल के अंदर 3 ओरिएंटेशन होती हैं, -1 0 और +1, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो p
पहले शेल का हो यानी उसकी n की वैल्यू 1 हो, वो p दूसरे शेल में हो यानी उसकी n की वैल्यू 2 हो, इसलिए ये आपको कंफ्यूज किया गया n इज इक्वल टू 2 कहकर। बाकी l इज इक्वल टू 1 से सारा समझ में आ गया। तो 3 ओरिएंटेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2, व्हिच शेल एंड सब शेल डज द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू? तो n अगर 3 है तो इसका मतलब है तीसरे शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल को हम m कहते हैं, KLM। और अगर L2 है इसका मतलब है 2 का मतलब D के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है और तीसरे शेल के अंदर D में है, S और P में नहीं, D में है। फिर लिखता है एक और सवाल, इफ L इज इक्वल टू 2 फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ M। तो भाई L अगर 2 है तो फिर वो किसकी बात कर रहा है? 0 1 2, 0 S P D की बात कर रहा है। तो D के अंदर कितनी M या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं? 5, -2 -1 0 +1 +2। ये मैंने अभी आपको रेलेवेंट टॉपिक में लास्ट में मैग्नेटिक क्वांटम में पढ़ाते हुए बताया। इनका वैल्यू तो ये है, और टोटल इनकी तादाद कितनी हुई इन घरों की? 5। तो इनको 5 या 5 ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, ठीक है जी। अब वो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपने। तो खुद सोचो कि अगर 5 घर हैं तो हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अलग से भी लिख दिया गया है कि m की वैल्यू कितनी है? 5, जिन्हें हम डीजेनेरेट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है। तो ये आपका क्विक चेक या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह लो एक्सरसाइज का कुछ हिस्सा था, यही मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन जो यहाँ बताया गया और जो कॉन्सेप्ट है इसको बार बार बेटा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, याद करो और सोचो उसके बारे में, तो ये आपके माइंड को तेज कर देगा। और जो स्टूडेंट्स अपने पर्सनल यूज के लिए पीडीएफ फॉर्म के अंदर नोट्स चाहते हैं, उनके लिए जो सब कुछ है वो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिख दी गई है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।